लास्ट क्लास में बेटा हमारी बात हुई थी। इस चैप्टर का एक प्रोसेस था। कॉपर क्लोराइड की हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराई थी, हमने इसकी बात की थी लास्ट क्लास में। और अब हम मजीद एक स्टेप आगे चलेंगे और आज जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का है। अच्छा, मैं याद दिला दूं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं। देखो, इस चैप्टर में हमें मेजरली दो बातों को पढ़ना है। एक तो मैं फिर रिपीट कर दूं ताकि एक रिकॉल हो जाए आपको ब्रीफली। एक हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनती है, और दूसरा इसका उलट कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होता है। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन करवाया था। वो जो कॉपर क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस थी उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन कराया था। अब जो हमारी क्लास है बेटा, या अब यहां से लेकर जब तक हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हिस्सा अपने टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, अपने क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, तब तक हम केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ही बात करेंगे। यानी कि रिवर्स प्रोसेस हम पढ़ चुके, अब हम सिर्फ केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि वन साइड रिएक्शन की बात करेंगे ओनली। ओके, तो इसमें जो सबसे पहली और सबसे जरूरी टर्म है पढ़ने की वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्रिएटेड बिटवीन अ मेटल एंड इट्स solution and solution of its salts is known as electrode potential. जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल का डिफरेंस है जो इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्ट सॉल्यूशन के दरमियान क्रिएट हो जाए। सही है। अच्छा, अभी इसकी तफसील पर आते हैं। पहले तो जरा सा पोटेंशियल को समझते हैं कि यहाँ पर जब मैं लफ्ज पोटेंशियल का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो व्हाट आई मीन टू से। वजिया बेटा माइक बंद कीजिएगा। व्हाट आई मीन टू से कि पोटेंशियल क्या है। देखो, आप लोगों ने फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है। अगर मैं उस फिजिक्स वाली पोटेंशियल एनर्जी को ही यहाँ थोड़ा सा समझाऊं तो आपको इजीली बात समझ में आ जाएगी। देखो, फिजिक्स वाली जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसी भी बॉडी की पोजीशन से एसोसिएटेड होती है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक 4 मंजिला इमारत है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर। एंड मेरे पास ग्राउंड फ्लोर भी है, ये रहा ग्राउंड फ्लोर। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे, अच्छा, एक शख्स है ए जो सेकंड फ्लोर पे खड़ा है और एक शख्स है बी और ये खड़ा है फोर्थ फ्लोर पे। मिसाल के तौर पर ये जो फ्लोरिंग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोरिंग, फ्लोरिंग एकदम से गायब हो जाए, हट जाए, टूट जाए, तो क्या होगा? बोलो बेटा। देन व्हाट विल हैपन? सर ए और बी की पोजीशन चेंज हो जाएगी। पोजीशन चेंज हो जाएगी, कहां जाएंगे? ग्राउंड फ्लोर। गिर जाएंगे, नीचे आ जाएंगे सर, ग्राउंड फ्लोर पे चले जाएंगे। ठीक है, गुड, यही जवाब था। तो अगर ए और बी अब के जो जिस फ्लोरिंग पे वो मौजूद है वो फ्लोरिंग टूट जाए, हट जाए, खत्म हो जाए, गायब हो जाए, तो वो ए और बोथ विल फॉल डाउन। अच्छा, फिजिक्स के एतबार से हम कहते हैं कि असल में हुआ ये कि इन दोनों बॉडीज में, यानी कि बॉडी ए और बॉडी बी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी। किसी में कम थी, किसी में ज्यादा थी। फॉर एग्जाम्पल, ग्राउंड फ्लोर की पोटेंशियल एनर्जी है 0, सेकेंड फ्लोर की पोटेंशियल एनर्जी है 20 एंड फोर्थ फ्लोर की है 40। तो इन दोनों बॉडी में हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। जितनी ज्यादा हाइट होगी पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में उतनी ज्यादा स्टोर हुई भी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। अच्छा, अब मैं यहां पर और अब क्या कहना चाह रहा हूं, देखो। तो हो क्या रहा है बेसिकली? हो ये रहा है कि जब
रुकावट हट रही है, यानी कि जो फ्लोरिंग हट रही है, तो वो बॉडी जिसमें हाई पोटेंशियल एनर्जी है, ध्यान से समझना बेटा, जिसमें हाई पोटेंशियल एनर्जी है, वो बॉडी अपनी पोटेंशियल एनर्जी को खर्च करके लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जा रही है। देखो, आप लोगों ने मुझे बताया कि सर दोनों बॉडी जमीन पे गिर जाएंगी, जमीन की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो ए की पोटेंशियल एनर्जी देखो तो वो भी जमीन से ज्यादा है, और बी की देखो तो वो भी जमीन से ज्यादा है, एक की 20, एक की 40, तो बोथ द बॉडीज विल फॉल डाउन टू दी ग्राउंड। क्यों? जस्ट बिकॉज दोनों बॉडी की टेंडेंसी है कि अपने अंदर स्टोर हुई हुई पोटेंशियल एनर्जी को खर्च करके 0 पर ले आए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आ रही है बेटा? यस यस जी सर। ओके, तो ये तो हो गई बात पोटेंशियल एनर्जी की, और अब इससे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने हैं। सबसे पहला पॉइंट मुझे निकालना है कि जिस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, अगर उसके ऊपर से रुकावट हटा दी जाए तो वो बॉडी अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लोएस्ट स्टेट की तरफ लेके जाती है, लोएस्ट वैल्यू की तरफ लेके जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे ये निकालनी है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पोटेंशियल एनर्जी से ही समझ में आएगा। अब जब हम कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट डिजाइन करते हैं बेटा, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब मैंने सर्किट ऑन किया तो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल एंड मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई है? जी सर। अच्छा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो यहां से फ्लो कर रहे हैं और वहां तक जा रहे हैं, ये है बेटा दरअसल पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन कहां ट्रेवल करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस पर ट्रेवल करते हैं। देखो, बॉडी ए अगर ग्राउंड फ्लोर पर आ रही है तो वो 20 की वैल्यू से 0 की वैल्यू की तरफ ट्रेवल कर रही है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू लेवल्स, और वो डिफरेंस क्या है? 20 माइनस 0, दैट इज 20। या अगर बॉडी 40 से 20 की तरफ आ रही है तो देयर इज अ डिफरेंस, दैट इज 40 माइनस 0, 40। यानी कि यहां पर डेल्टा मौजूद है। डेल्टा मींस क्या है? चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकलकर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रहे हैं तो देयर मस्ट बी नेगेटिव पोटेंशियल जो है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो हाई पोटेंशियल पर होना चाहिए, और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो लो पोटेंशियल पर होना चाहिए। तभी इलेक्ट्रॉन्स मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्लियर? जी सर। अच्छा, इसको हम अपने आम जबान में, आम फहम लफ्जों में कहते हैं वोल्टेज। दरअसल किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए बेटा एनर्जी की जरूरत होती है, और यहां पर वो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो बॉडी मूव, मतलब एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल के ऊपर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, अगर एनर्जी नहीं है तो बॉडी मूव नहीं करेगी। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी दरअसल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तभी बॉडी बी और ए नीचे की तरफ गिरते हैं। यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जीज स्टोर हुई भी होती हैं चार्ज में, that potential energy converts into kinetic energy, and this kinetic energy is the main reason that electrons travel from one point to another point, losing their ultimate energy। जब वो मूव करते हैं तो एनर्जी खर्च होती है, सिंपल सी बात है। क्लियर? जी सर। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, आप लोगों के घरों में जब कभी कभार वोल्टेज का इशू आता है, कभी ऐसा होता है वोल्टेज हाई आ रहा होता है, तो आपके अप्लायंसेस बहुत फास्ट मूव करने लगते हैं, और वोल्टेज अगर कम आ रहा होता है तो आपके अप्लायंसेस बहुत स्लोली वर्क करते हैं। पता है वजह क्या होती है? वोल्टेज फास्ट आने का मतलब क्या है? वोल्टेज इज जस्ट अ टाइप ऑफ एनर्जी। यानी कि वोल्टेज ज्यादा आ रहा है का मतलब क्या है? कि चार्जेस में एनर्जी ज्यादा आ गई है। जब ज्यादा एनर्जी आ गई है तो इसका मतलब वो ज्यादा तेजी से घूमेंगे और ज्यादा तादाद में मूव करेंगे,
तो करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और जब वोल्टेज कम होता है यानी कि गिरता है, तो दैट मीन्स कि वोल्टेज घट जो रहा है, घटने की क्या वजह है इसमें, वोल्टेज के घटने की इसमें क्या वजह है, वोल्टेज के इसमें घटने की वजह बेटा ये है कि फोर्स कम हो गई, यानी एनर्जी कम हो गई। एनर्जी कम हो गई तो कम रफ्तार से चार्ज मूव करेगा, या ये कह लो कि कम तादाद में चार्ज मूव करेगा, तो इसलिए आपका अप्लायंस सही काम नहीं करेगा। कुछ कुछ बात पल्ले पड़ रही है बेटा, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ रहा है? जी सर। अच्छा, अब यही पोटेंशियल का डिफरेंस तब क्रिएट होता है जब हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बनाते हैं ना, उसमें हम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, तो इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोलाइट के बीच में भी एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और ये पोटेंशियल का डिफरेंस वजह बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रेवल होने की, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल हो रहा है तो बेटा इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये है सारी कहानी और ये है सारी मंतक। समझ में आ गई बेटा, बेटा बात? जी सर। ओके, आगे चलूं। अच्छा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल जो है वो मैं भी थोड़ी देर में समझाता हूं। हम आ जाते हैं एक प्रोसेस पर। अब ये बेटा एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है, लेकिन कौन सा वाला प्रोसेस है, ये आप की पॉइंट इसका याद रखिएगा। ये कौन सा वाला प्रोसेस है, ये प्रोसेस है बेटा जिसमें केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। ठीक है, ये वाला प्रोसेस है, इसको जरा याद रखना है आपने। ठीक है, अब मैं पहले कंस्ट्रक्शन समझा रहा हूं आपको इसकी कि किस तरीके से हमने इसे कंस्ट्रक्ट किया है। जितने भी हमारी बैटरीज वगैरह होती है ना, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं, ध्यान से देखना। दो अलग अलग बीकर्स लिए मैंने, दोनों में दो अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डाले। एक में जिंक सल्फेट डाला है और एक में H2SO4 डाला है। ठीक है, अच्छा, जिसमें मैंने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाला है उसमें इलेक्ट्रोड भी मैंने जिंक का ही लगाया है। ठीक है, और जिसमें मैंने इलेक्ट्रोड H2SO4 डाला है, इलेक्ट्रोलाइट, उसमें मैंने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लगाया है। अब यहां फंस गए सर। सर बात यह है कि जिंक का इलेक्ट्रोड लगा, हमें समझ में आता है सर जिंक सॉलिड है, हाइड्रोजन तो सर गैस है, उसका इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा, इलेक्ट्रोड तो सॉलिड ही होता है। तो बेटा आपका सवाल बिल्कुल जायज है, सवाल आपका बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड एक खास तरीके से बनाया जाता है। अब देखो किस तरीके से। हम लेते हैं एक मेटल होता है जिसका नाम है प्लेटिनम। हम प्लेटिनम मेटल लेते हैं, उसको एक डब्बे में रखते हैं, और उस डब्बे को चारों तरफ से सील करके एक तरफ से ओपनिंग बना के उसमें हाइड्रोजन गैस पास कर देते हैं। अब इससे क्या होता है कि जो प्लेटिनम के इस इलेक्ट्रोड में जो एटम्स होते हैं प्लेटिनम के, उन एटम्स के बीच बीच में होता है गैप। अच्छा, इस गैप में हाइड्रोजन का एटम ना फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है। जगह जगह इन एटम्स के बीच में गैप्स होते हैं, हाइड्रोजन के एटम्स इन गैप्स में बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं। अच्छा, प्लेटिनम चूंकि एक इनर्ट मेटल होता है तो इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, इतने ज्यादा इलेक्ट्रोड प्रॉपर्टी नहीं होती। प्लेटिनम के मुकाबले में हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होता है। अच्छा, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो इसके अंदर इलेक्ट्रोड प्रॉपर्टी भी अच्छी होगी। तो इस वजह से यहां पर हाइड्रोजन जो है ना वो इलेक्ट्रोड की तरह काम करने लग जाता है, बजाय इसके कि प्लेटिनम काम करे। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है शी। आप तो वैसे तमाम की तमाम शी बैठी हैं यहाँ पर, तो आप लोगों के ही टाइप का नाम है इसका। ठीक है भाई, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्लियर हो गया? कोई सवाल इसमें?
बेटा कोई सवाल इसमें? नो सर। ठीक है। नो सर। अच्छा, अब दोनों इलेक्ट्रोड को हमने जोड़ दिया, इधर हमने लगाया एक सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन एंड में बताऊंगा, और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हमने एक चीज लगाई है बेटा, इसे कहते हैं वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर का काम होता है वोल्टेज बताना। देखो बेटा एक बात याद रखना, कहीं पर अगर वोल्टेज है ना, तो इसका मतलब वहां पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि वोल्टेज के होने की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। वोल्टेज का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। अच्छा, करंट, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो बेटा करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। अब वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा, वोल्टेज कम होगा तो करंट कम होगा। इसलिए मैंने यहां पर एक वोल्ट मीटर लगाया है, ताकि अगर वोल्टेज जनरेट हो तो मुझे पता चल जाए। क्लियर हो गई ये वाली बात बेटा? जी सर। अच्छा, अब आप जब सारा सिस्टम अरेंज कर लोगे, तो सारा सिस्टम अरेंज करने के बाद अब यहां पर आपके पास जिंक का इलेक्ट्रोड है और यहां पर सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का। इन दोनों में एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होगा। अब वो पोटेंशियल का डिफरेंस इस इलेक्ट्रोड में मौजूद जिंक के एटम्स को मजबूर करेगा कि वो ट्रेवल कर जाएं सॉल्यूशन में। अच्छा, ये मजबूर तो कर रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि सॉल्यूशन में जिंक के न्यूट्रल एटम नहीं है। इलेक्ट्रोड में तो जिंक का जो एटम है वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन सॉल्यूशन में जो एटम है वो तो दरअसल जिंक का पॉजिटिव आयन है। याद रहे कि पानी में जब हम किसी भी चीज को डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आयन में टूट जाती है, तो इस वजह से जिंक के तो यहाँ आयन्स बने हुए हैं। तो अगर जिंक के न्यूट्रल एटम को इलेक्ट्रोड से निकलकर सॉल्यूशन में आना है, तो वो कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष, उसे भी वैसे ही बनकर आना पड़ेगा बेटा। तो जिंक का न्यूट्रल एटम अपने अंदर से करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को लूज, और वो आयन बन करके सॉल्यूशन में आ जाएगा, क्योंकि उस बेचारे के पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो जिंक ने अपने अंदर से निकाले, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट के जरिए ट्रेवल करके पहुंचेंगे दूसरे इलेक्ट्रोड पर। अच्छा बेटा एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहा है तो देयर मस्ट बी वोल्टेज ना। इलेक्ट्रॉन के ट्रेवल होने के लिए वजह कौन होती है? वोल्टेज होता है। तो अगर यहां वोल्टेज है तो इसका मतलब करंट है। क्या ख्याल है? यस सर। जी सर। जी सर। प्रोड्यूस हो गया ना करंट। हमारा यही तो काम था, यही तो हमें पढ़ना था, लेकिन मैं फिर भी प्रोसेस पूरा एंड तक बता दूं आपको। अच्छा, अब क्या होगा, हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, और वो हाइड्रोजन गैस बन के लिबरेट होता रहेगा यहां से। यानी कि यहां पर इलेक्ट्रोड में से एटम आयन सॉल्यूशन में आ रहा है, और यहां से हाइड्रोजन का जो आयन सॉल्यूशन में मौजूद है ऑलरेडी, ये जो है वो इलेक्ट्रोड की तरफ न्यूट्रल होकर जा रहा है। ठीक है बेटा, समझ गए वाली बात सारी? जी सर। ठीक है, तो अब यहां पर वोल्टेज जनरेट हो गया। अच्छा, जब वोल्ट मीटर पे आपने रीडिंग देखी तो वोल्ट मीटर का सुई हिली, और वोल्ट मीटर ने रीडिंग बताई 0.76 वोल्ट्स। अब सर ये जो 0.76 वोल्ट की रीडिंग आई है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका है सर? जिंक का या हाइड्रोजन का? तो बेटा एक बात यहां मेरी अभी याद कर लीजिए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने 0 कंसीडर किया हुआ है। कि देखो दुनिया में कोई भी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले कोई स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है, तो हमने हाइड्रोजन को यहां स्टैंडर्ड बना लिया। हमने कहा भाई हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 वोल्ट्स है। अब या तो किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हाइड्रोजन भैया से ज्यादा होगी या किसी की कम होगी। जिसकी ज्यादा होगी वो पॉजिटिव में आ जाएगा, जिसकी कम होगी वो नेगेटिव में आ जाएगा। सिंपल हो गया। तो ये जो 0.76 की वैल्यू आ रही है, ये किसकी आ रही है? जिंक की आ रही है। समझ गए ये वाली बात? जी सर। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा वैल्यू के ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की और मजीद आपको कुछ समझा दूं। देखो बेटा,
जब आपके वोल्ट मीटर आपको एक वैल्यू देता है, आपके वोल्ट मीटर ने आपको एक वैल्यू बता दी, जैसे यहां बताई 0.76, तो अब ये 0.76 की वैल्यू दो तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हो सकते हैं। या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है बेटा, या फिर रिडक्शन पोटेंशियल होता है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आप लोगों को शायद पढ़ा चुका हूं, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है ना? जी सर। जी। तो ऑक्सीडेशन होता है बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हर एलिमेंट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ऑक्सीडेशन की भी होती है और रिडक्शन की भी होती है, और दोनों वैल्यूज एक जैसी ही होती हैं, अलग अलग नहीं होती, सेम होती है। तो सर फर्क कैसे पता चलेगा कि कौन सी ऑक्सीडेशन की है कौन सी रिडक्शन की? बेटा बहुत आसान है। देखो एक बात बताओ, इधर जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऐसा ही है ना? जी सर। तो बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाता है। जी सर। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है तो बेटा जो पोटेंशियल आएगा ना, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। ठीक है भाई, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। अब यही वैल्यू सेम जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल की भी होगी, लेकिन ये वैल्यू माइनस में होगी, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं होगी बल्कि नेगेटिव वैल्यू होगी। अब इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका ये मतलब हुआ बेटा कि अगर आप जिंक को हाइड्रोजन के साथ लगाओगे तो जो वैल्यू पॉजिटिव है ना, जिंक वो काम आसानी से करेगा। कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है? ऑक्सीडेशन की। तो इसका मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करने को मतलब आसानी से कर लेगा। और नेगेटिव कौन सी वैल्यू है? रिडक्शन की ना। तो इसका मतलब हाइड्रोजन जिंक इलेक्ट्रॉन गेन मुश्किल से करेगा अगर उसे हाइड्रोजन के साथ लगाया जाए तो, क्योंकि एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में कम से कम दो इलेक्ट्रोड तो लगाने हैं। अगर एक हाइड्रोजन है तो दूसरा कोई भी होगा। अब दूसरा अगर जिंक है तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो लॉस करेगा, रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो वो गेन करेगा। यानी कि इन दोनों में से जो वैल्यू पॉजिटिव होती है ना एलिमेंट, वो काम करता है, और जो नेगेटिव होती है वो काम नहीं करता। समझ गए? जी सर। सारी बात क्लियर है? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलें ठीक है बेटा, फिर बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।